अवधि के लिए बैठे रहना चाहते हो। ओके, चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हैं आपके लिए। मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं केआर चोकसी होल्डिंग के देवेन चोकसी। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आपने समय निकाला। और अब आप इस समय क्या राय दे रहे हैं क्लाइंट्स को? एक बहुत जो पिछले 10 दिन से मुझे कंप्लेन सुनने में आ रही है लोगों की, वो ये सुनने में आ रही है कि निफ्टी तो पहुंच गया 18,400 पर, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अभी 17,400 पर अटका हुआ है। आप भी ऐसा नोटिस कर रहे हैं क्या मार्केट में, और क्या व्यू है आपका? हाँ अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो दौर चल रहा है उसके अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आप बड़ी कंपनी के अंदर देख रहे हो, क्योंकि जो मिड टीयर की कंपनीज है उनके अंदर गए साल में जो दाम बढ़े थे वो दाम उसके समय के शायद जल्दी बढ़े थे, तो वैल्यूएशन पीक हो चुका था। And those companies have not once again started scaling back to the newer levels because they are still expensively traded. So today, some of the larger companies, they are trading at a reasonably reasonable valuation. तो उसके ऊपर इन्वेस्टर का फोकस जाता है। और जहां हमने ऐसा इतने सालों का एक अनुभव है कि एक इन्वेस्टर यानी फंड इन्वेस्टर भी उसको इंक्लूड करते हैं, वो मार्केट में जब भी अनसर्टेन टाइम रहता है तभी वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जब भी मार्केट के अंदर एक सिक्युलर बुल रन चालू होता है तभी वो समय के अंदर वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से 2022 का साल काफी हद तक एक मिक्स ईयर रहा है। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो ज्यादातर प्रीफर करेगा लार्ज कैप की तरफ जाने के लिए। वैल्यूएशन लार्ज कैप के अंदर कंपेरेटिवली आई थिंक अफोर्डेबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो some of the large ticket investors are also, I think, buying large cap companies. And last but not the least, as I see the time coming ahead, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए समय मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, because I think larger the size, bigger the ability to make profits and bigger the ability to reward investors. So obviously, I think उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा रहनी चाहिए, and that is one of the reasons for which you are not seeing enough amount of following in some of the mid cap companies and the small cap companies. ओके, चलिए एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए पिरामल फार्मा का। ये पिरामल फार्मा में ज़बरदस्त डिक्लाइन रहा है, मतलब कई लोग फंसे भी इसमें, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो जो MSCI की सेलिंग थी उसके बाद कई जानकार लोगों ने इसको लिया भी था, और उसके बाद इसमें एक वन वे डिक्लाइन उसके बाद आया था दोबारा। अब इस समय ये स्टॉक 9% का मूव, और ये पूरा का पूरा मूव पिछले 5-6 मिनटों में आता हुआ ज़बरदस्त मूव इस समय पिरामल फार्मा में आ रहा है। और ये एक इस स्टॉक का एक महीने का चार्ट लेकर आइए, एक या 2 महीने का, इसमें आप नोटिस करेंगे किस तरीके का मूव आ रहा है। लेकिन ये एक ज़बरदस्त, ये देखिए, ये 1 महीने का मूव है पिरामल फार्मा का। वो जो एक अपटिक आई थी वो लग रहा था जो MSCI की सेलिंग खत्म हुई उसके बाद आई थी, उसके बाद इसमें लगातार दोबारा गिरावट आई, और आज अब वापस इंटरडे ले आइए, 9% का मूव इस समय पिरामल फार्मा में आ रहा है। देवन भाई, फार्मा पे क्या व्यू है आपका इस समय? फार्मा में क्योंकि हमने देखा है 2 साइडेड मूव्स मिले हैं, कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं जैसे सन फार्मा, कुछ में काफी वीकनेस रही है। यहाँ पर आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो अगेन आई थिंक सन फार्मा का आपने नाम दिया, सन फार्मा लीजिए, सिप्ला लीजिए, उनका जो कारोबार है उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स यानी स्पेशलिटी मेडिसिन की जो फैसिलिटीज है प्रोडक्शन कर रहे हो, उनके अंदर उनका कारोबार काफी हद तक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहा है। और जहां तक हम समझते हैं कि जो स्पेशलिटी जेनरिक्स के अंदर जो कंपनियां हैं उनको कंपैरेटिवली प्राइसिंग प्रेशर दूसरे मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के मार्केट के अंदर कम मिल रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक दे आर रिलेटिवली बेटर ऑफ इन मेंटेनिंग द प्रॉफिट मार्जिन। तो सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनी ने काफी हद तक एक डायरेक्शन में काम पिछले सालों में किया है, and I think they have always been suggesting that they are moving systematically ahead into this space. So that is one of the reasons for which I think they are having relatively better performance to talk about, including likes of Dr. Reddy. मेरा ऐसा मानना है कि some of the larger companies in pharma who have moved into this particular space would probably be better off compared to many of the mid-sized companies के जहाँ पे खाली generic के ऊपर focus है, वो शायद इतने अच्छे परफॉर्मेंस अगले समय के अंदर नहीं दे पाएंगे। तो आई थिंक आई वुड स्टे विथ सम ऑफ द लार्जर कंपनीज for a gain of around 20% or so in a year. I think that would be a good enough gain as far as I think the opportunity goes on a safety side. आपकी स्क्रीन पर देखिए फार्मा पे देवेंद्र जी का व्यू। देवेंद्र जी, ये इस बार टाइटन की अर्निंग्स आपने देखी थी, और उस टाइटन की अर्निंग्स के बाद पिछले लगभग आप 1 महीने में देखें तो
गोल्ड प्राइसेस में भी एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है। अभी आपका टाइटन पे व्यू क्या है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में? इसमें से कुछ चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो इस वक्त प्राइस पे? So overall, I think demand scenario continued to remain strong और ये हिसाब से जो ये साल में 2 साल के बाद जो मैरिज सीजन जो शुरू हुई है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस पीपल आर कंफर्मिंग वेरी गुड टाइम फॉर देमसेल्फ। तो शायद आई थिंक डिमांड सिनेरियो के ऊपर हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं ये समय के अंदर। हमेशा चैलेंज एक ही रही है वैल्यूएशन की टाइटन के अंदर। वैल्यूएशन कभी उसके अंदर सस्ता नहीं रहा है, हमेशा एक्सपेंसिव रहा है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ इन्वेस्टर को कि आप टाइटन जैसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखते हैं तो लेने के बाद 2 साल तक उसके भाव ना देखें, क्योंकि आई थिंक यू मैट नॉट गेट आई थिंक इनफ अमाउंट ऑफ रिटर्न, बट बिकॉज यू आर बाइंग लिटिल बिट एक्सपेंसिव। So after 2 years, when I think it starts getting normalized along with the earnings of the company, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका रहता है कंपनी को पोर्टफोलियो में लेने का। दूसरा तरीका ये रहता है कि मार्केट में कोई कारण से कोई प्रेशर आता है, कोई फॉल आता है और ये अच्छे काउंटर के अंदर दाम घटते हैं, तो उस समय के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ले सकते हैं। तो दैट विल प्रोबेबली आई थिंक कट डाउन योर गेस्टेशन पीरियड और वेटिंग पीरियड। ये दोनों चीज को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा और इस पर आपका आउटलुक है। हमने इस बार बैंक की लीडरशिप में बैंक निफ्टी ने, जिसने अगर आप देखें सबसे पहले अपना ऑल टाइम हाई छुआ, हमने सबको परफॉर्म करते हुए देखा। पीएसयू बैंक्स ने अगर देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन इस पूरे शोरगुल में, इस पूरी तेज़ी में, इस स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बीच है आपका बहुत एक सुस्त NBFCs का प्राइस परफॉर्मेंस रहा। इसकी वजह एंड स्पेशली B2, और अगर आपकी कोई प्रेफर्ड चॉइस है NBFCs में, चाहे वो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे वो HFCs हो, वो कौन सी रहेंगी? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो आई थिंक बजाज फाइनेंस डेफिनेटली सामने उभर के आता है और बजाज फाइनेंस के अंदर करीबन नतीजे भी अच्छे रहे ओवरऑल। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बिकॉज दैट स्टॉक इज नेवर चीप ट्रेडेड, आई थिंक इट इज ऑलवेज प्रीमियम ट्रेडेड। तो वन ऑफ द रीजन फॉर विच आई थिंक दिस स्टॉक इज नॉट बीन बॉट बिकॉज इन्वेस्टर अपना एक्सपोजर चीपर स्टॉक्स की तरफ ज्यादा कर रहा है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्लूडिंग PSBs एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स के जहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेरेटिवली कम थे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का दबाव जो पहले क्वार्टर्स के अगले क्वार्टर्स के अंदर जो रहता था वो अभी ये समय के अंदर नहीं है। तो पीपल एलोकेटेड मोर अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स आई थिंक सम ऑफ दिस काउंटर्स। That is not suggesting that Bajaj Finance is not doing well. Bajaj Finance on the performance side I think is being doing consistently well, and on the contrary I think because of the digital lending abilities that they have relatively better margins compared to others, and that is where they command the premium valuation. मैं ऐसा मानता हूँ कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग का जो बिजनेस है वो अगले समय के लिए भी आई थिंक काफी अच्छा चल रहा है। अलॉन्ग विथ हाउसिंग फाइनेंस मेरा ऐसा मानना है कि ये दो क्षेत्र के ऊपर इन्वेस्टर नजर रख सकते हैं। एंड इफ द स्टॉक प्राइसेस आर अंडर परफॉर्मिंग इन दिस काइंड ऑफ ए मार्केट, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनीज, फ्रॉम गुड कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस। ओके, चलिए एक बार NMDC वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। फ्रेश इंट्राडे हाई एक वीक मार्केट में ये स्टॉक लगाता हुआ NMDC 5.5% ऊपर। देवेंद्र भाई, मेटल्स में कोई ट्रेड आपके दिमाग में समय आ रहा हो, या कोई आपको लग रहा है कि मेटल्स में अभी भी कुछ जूस बचा है, या फिर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यहाँ पर? थोड़ा कमोडिटी के ऊपर अनुज इतना जितना क्लैरिटी आना चाहिए उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। इंडियन कमोडिटी कंपनीज के अंदर डिमांड सिनेरियो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो वो मान के मैं चलता हूँ कि सम ऑफ दिस कंपनीज विल नॉट हैव प्रॉब्लम अबाउट द टॉप लाइन, बट द जो लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने देखा परफॉर्मेंस बॉटम लाइन के ऊपर, पर्टिकुलरली मार्जिन प्रेशर के हिसाब से, वो शायद ऐसा मान के चलते कि अगले क्वार्टर के अंदर ये चीज हमें नहीं देखनी पड़े, क्योंकि आई थिंक द वर्स्ट पीरियड प्रॉब्ली ऑन दैट फ्रंट इज ओवर। If they start stabilizing the margin in the third quarter and fourth quarter, then certainly, according to me, I think some of these commodity stocks would probably have some relative better times to talk about. But मेरा ऐसा मानना है कि बाई करने के लिए I think market में एक substantial fall आता है इस स्टॉक के अंदर, then it would be a good opportunity. Then I think the chances of I think headroom would remain much higher compared to I think what currently they are trading at. ओके देवेंद्र, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। और ये इस समय एक चर्चा मार्केट के ऊपर जो इस समय एक कोशिश कर रही है वापस थोड़ा सा रिकवर करने की, स्पेशली बैंक निफ्टी अभी भी 78 पॉइंट डाउन, लेकिन